रहे हो? यस मैम। केमिस्ट्री की क्लास में तुम इतने कम क्यों आते हो? 27 बच्चे। सबको केमिस्ट्री आती है क्या पहले से ही? गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना? यस मैम। यस चलो शुरू करते हैं क्लास। लास्ट हमने ग्रेविटेशन फोर्स की बात करी थी, ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लिया था कुछ बॉडीज के लिए, जैसे रिंग के लिए निकाल लिया था। ठीक है। और रिंग के बाद आता है बेटा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड जो हम निकालते हैं किसी भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक है। अगर किसी भी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे? यूनिफॉर्म सॉलिड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना हुआ इसी पे करा देती हूँ, इसी पेज पे। देखो डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है, रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जानते हो क्या होता है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होता है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे थ्रू आउट द सरफेस पे, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम। यहाँ पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मास किधर डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? पूरी वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना समझ में आया? हाँ, यस मैम। मास यस वॉल्यूम में है। यस मैम। ओके, पूरे वॉल्यूम में मास है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। मान लो इसका रेडियस कितना ले लेते हैं? इसकी रेडियस तुम मान लो r मान लो। हमारे पास इसकी रेडियस सपोज r है। मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेंटर से जो पॉइंट है वो a दूरी पर है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड आप लिखोगे कि मैम जो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा? ई से डिनोट कर रहे हैं फील्ड को, जी एम अपॉन आर, ये ए है सॉरी, तो जी एम अपॉन ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना ग्रेविटेशनल फील्ड का? भाई ग्रेविटेशनल फील्ड का कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में तुमने? आपने फोर्स निकालनी सीखी थी।
फोर्स का फॉर्मूला आया था Gm1m2/r²। अब मुझे इस फोर्स से फील्ड निकालनी थी, तो हम एक मास को डिवाइड कर देते थे, तो एक ही मास आता था Gm/r²। तो यहाँ भी क्या होगा Gm बाय, अब डिस्टेंस कितनी है सेंटर से पॉइंट P की A, तो ये क्या हो जाएगा Gm/a²। इक्वेशन 1। अब मान लो मुझे किसी पॉइंट इनसाइड पे निकालना है, मैंने कोई पॉइंट लिया, अब ये कोई पॉइंट बेटा इनसाइड पे है, सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट इनसाइड पे है, ये पॉइंट, ये सारे कलर ही सेम ले लिए क्या, ठीक है, ये पॉइंट है कोई P', ये P पे था, अब हमें निकालनी है P' पे, यानी इनसाइड, या इनसाइड बोल लो। इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये इनसाइड है, तो यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सेंटर से, ये भी मैं मान लेती हूँ कि सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, A है। तो बेटा इनसाइड पे जो ये डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला होता है Gm अपॉन, ये कितना हो जाएगा के कैपिटल Q x अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास R3। ये डिस्टेंस जो है ना A, इसको यहाँ पर लिख लो, इस हिसाब से तुम्हारी इनसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात समझ में आई। माइनस Gm अपॉन R3, R क्या होगी रेडियस, A क्या होगा जिस पॉइंट पर आपने फील्ड निकालनी है। क्लियर हुआ, जिस पॉइंट पर आपने फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा इनसाइड और आउटसाइड के लिए। ये इनसाइड है और आउटसाइड। अब देखो यहीं पे इनके पोटेंशियल के फॉर्मूले लिख लो कि पोटेंशियल आउटसाइड पर पोटेंशियल क्या होगा इसी केस में, और पोटेंशियल इनसाइड। चलो पोटेंशियल पहले डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे पोटेंशियल की। ये इतना क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म शेल होगी तो उसका फॉर्मूला होगा सॉलिड स्फीयर का Gm/a²। क्यों? क्योंकि देखो किसी दूर डिस्टेंस पे जा रहे हो तो ये सारा का सारा मास एक, हम मान सकते हैं कि एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, क्योंकि पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हम मान सकते हैं कि ये पूरा मास है और आपको किसी दूसरे दूर डिस्टेंस पे जाके फील्ड निकालनी है, तो इस पूरे कैपिटल M की वजह से होगी। इनसाइड में दिक्कत क्या आएगी, इनसाइड में जो बाहर वाला मास है वो नहीं काम आएगा, अंदर वाला मास काम आएगा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बनेगी Gm/r³ इंटू A। अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है, कोई बच्चा बता पाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके डेरिवेशन बेटा उसमें करते हैं 12th में, यहाँ पर ग्रेविटेशन सीखने की जरूरत नहीं है। बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो क्या होगा, at point in which the gravitational field of a body is defined as amount of work done। देखो क्या है, it is the amount of work done by external agent in bringing a body of unit mass from infinity to at point। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात ये होनी चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन या वेरी स्लोली, बहुत स्लोली लेके आओगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे उठा के लाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो कि मास सपोज करो एक जगह ना बहुत सारा मास पड़ा हुआ है, एम बहुत सारा यहाँ पर मास रखा हुआ है, मुझे यहाँ से एक यूनिट मास उठाना है, ठीक है, इस यूनिट मास को मुझे इस P पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है, इस यूनिट मास को मुझे इस P पॉइंट तक लेके आना है। तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, देखो एक्सटर्नल वर्क इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। तो किसी मास को उठा के लेके आने में कितना समय कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कोई कैपिटल मास M का पार्टिकल रखा हुआ है। अब
कैपिटल एम का पार्टिकल रखा हुआ है। अब तुम इस मास को उठा के पी तक ले आए। अब जैसे ही पी से थोड़ा सा आगे इसको मूव कराओगे डी आर, अब इस पार्टिकल पे देखो, ये मास पार्टिकल है, आपस में कैसी फोर्स लगाई गई है, ये पार्टिकल इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एफ वाली। ये पार्टिकल को खुद से क्या करने लगेगा, खुद से क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा ना। तो देखो ये इसने फोर्स लगाई, किसने, ग्रेविटेशनल फील्ड ने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कैपिटल एम पार्टिकल है। मान लो अब ये जो तुम्हारा एम पार्टिकल है इसके स्पेस के अंदर आ गया जहां पर इसकी फील्ड लगनी शुरू हो गई। तो अब कितना फोर्स लगाने की जरूरत है, लेट द यूनिट मास बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस टुवर्ड्स मास एम। तो कितना वर्क डन करा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेट वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, कि ये जो छोटा सा मास पार्टिकल है मैंने इसको कितना डिस्टेंस घुमाया, थोड़ा सा डी आर डिस्टेंस। फोर्स कितनी लगेगी इस पार्टिकल पे, इस यूनिट मास पे। देखो ये मास कैसा है, यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास का मतलब होता है इसके मास की वैल्यू 1 है, ठीक है, यूनिट मास है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इस कैपिटल जी कैपिटल एम इस यूनिट मास का मास 1 अपॉन कितनी दूरी है, मान लेते हैं इनके बीच में जो दूरी है कितनी मान ले। अब जो ये डिस्टेंस बचा है ये कितना है, आर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, जी एम बाय आर डिस्टेंस डी आर। ये तो बेटा छोटा सा डी आर का वर्क डन है। मेरे को वर्क डन कहां से कहां करना है, इन्फिनिटी से लेके इस आर तक लेके आने में कितना वर्क हुआ, समझ में आ रहा है भाई। तुमने इस आर तक लाके रख दिया ना, अब आर से थोड़ा सा दूरी खिसकाया डी आर, तो ये छोटा सा वर्क डन हुआ। लेकिन हम लेके कहां से आ रहे हैं उसको, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से लेके आर तक कितना वर्क डन होगा बेटा, देखो माइनस जी एम अपॉन आर, है ना। तो तुम्हारा वर्क डन का जो यहाँ से वैल्यू आया है, वर्क डन आया है मेरा माइनस जी एम बाय आर। और यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल के। तो मैं इसका मतलब यही मेरा क्या आया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर। अब एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या आया है, पोटेंशियल कैसा आया है, पोटेंशियल इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि फोर्स कैसी है, फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है। क्लियर हुआ, यस हाँ, माइनस जी एम बाय आर। तो अब देखो इस केस में अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए आउटसाइड का और एक पोटेंशियल चाहिए इनसाइड का, तो पोटेंशियल कितना बनेगा बताओ, कितना पोटेंशियल बनेगा इनसाइड और आउटसाइड के लिए। आउटसाइड द शेल इसकी रेडियस आर है, आउटसाइड द शेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन कितनी दूरी है भाई, सेंटर से लेके पी पॉइंट की आउटसाइड पे ए, तो माइनस जी एम अपॉन ए। इनसाइड कितना होगा बेटा, जो इसके सरफेस पे होगा, ये याद रखना, जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा वो क्या वही इनसाइड होगा। अच्छा ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर का है, ओके। इनसाइड के लिए देन इट मस्ट बी डिफरेंट। कितना होगा, माइनस जी एम, इसको छोड़ दो इनसाइड के लिए। इस केस में बस इतना याद रखो कि सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, सेंटर पे कितना होता है 3/2 जी एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। आर इज योर रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस हमने क्या मानी थी, स्मॉल आर, तो यहाँ पर वो स्मॉल आर हो जाएगी। ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो तो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला ही निकल के आया था जी एम बाय आर। तो आर क्या थी, डिस्टेंस, कितनी दूरी तक का लेना है। तो आउटसाइड वाला पॉइंट ए दूरी पे है, तो यहाँ पर ए लगा दोगे। सेंटर पे कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 जी एम बाय आर, आर इसकी रेडियस है, ठीक है। क्लियर है, यस यस मैम। ठीक है। रिंग का हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद आती है पोटेंशियल, जहां से सवाल आते हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां से तुम्हारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो अब स्टार्ट हुआ है। जो तुमने ये सीखा है ना, ये बॉडीज,
इनकी वजह से रफली रेयरली आता है, यहां से आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, कैपलर्स लॉ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो अगर कोई भी दो मास सिस्टम है, ठीक है, उन मास सिस्टम को असेंबल करने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन लगेगा। मान लो मेरे पास ये दो मास है, मास m1 और मास m2, इन दोनों मास को मैंने r डिस्टेंस पे लाके रखा। अब देखो जो ये मास तुमने ये लाके रखा है ना, इसको करने में भी कुछ वर्क लगता है, ठीक है, इनको असेंबल करने में भी कुछ वर्क लगेगा। मान लो तुमने किसी तीन मासेस को लाके इस तरीके से रख दिया, ये तीन मास सिस्टम है m1, m2 और m3, इनको ऐसे लाके रखने में भी क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क किया होगा, तब जाके ये इस सिस्टम को बना पाए होंगे। तो किसी भी मास सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क लगता है वही क्या होता है? वही क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, कि अगर हम किसी भी मास सिस्टम को असेंबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जितना वर्क डन उस एक्सटर्नल एजेंट ने किया है वही क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब तुम्हारे सिलेबस में क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल हाँ का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, यू से डिनोट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या दिखाएगी कि अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव साइन से दिखाया जाएगा। U इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M, दूसरा मास डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये। तो इस सिस्टम को असेंबल करने में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। कितना? माइनस जी m1 m2 बाय आर। अब मान लो अर्थ के केस में बात कर लेते हैं, तो फॉर्मूला ये याद रखना, पोटेंशियल का होता है माइनस जी एम बाय आर, एनर्जी का होता है जी m1 m2 बाय आर, ठीक है। यहाँ पर दो मासेस आते हैं। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो मान लो कि मेरे पास ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के सरफेस पे कोई मास रखा हुआ है, ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज सरफेस। अब मैं क्या करती हूँ, इस मास को सरफेस से उठा के किसी हाइट h पे ले जाते हैं, किसी हाइट h पे ले गए, तो क्या वर्क करना पड़ेगा इस मास m को किसी हाइट h पे ले जाने के लिए? देखो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना भाई, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर निकालना है कि हमने इस मास m को जब ऊपर h हाइट पे ले जाना है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, या कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन निकालो बेटा। वर्क डन, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट इन taking the particle at height h above the surface, सरफेस के h हाइट ऊपर ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारे पास होता है, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है बेटा माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल वर्क डन बराबर होते हैं, बस इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ओनली चेंज इन लिखो इसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं देखो क्या करूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वर्क डन, जो मुझे यहाँ निकालने के लिए बोला है। मेरे को बोला है कि आप कैलकुलेट करिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये रहा, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करिए। तो अगर तुम्हें ऐसे सवाल आते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क निकालो, तो हम क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आप लिखोगे मैम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे ही लिखोगे, बोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ ऐसे ही लिखने वाले हैं। अब देखो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ का मास भी होगा कैपिटल एम। फाइनली तुम कहां पहुंच गए, फाइनली कहां पहुंच गए आप, एच हाइट ऊपर, है ना। और देखो ये क्या है, सेंटर, सेंटर से सरफेस कितनी दूरी पे होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना भाई, देखो ये अर्थ है, तो सेंटर से अर्थ की जो ये रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये सरफेस पे रखा हुआ था पहले, अब सरफेस से उठा के इसको एच हाइट और ऊपर ले गए, इस मास को एच हाइट और ऊपर ले गए। तो अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लिखोगे आप मैम माइनस जी मास ऑफ अर्थ, ये पार्टिकल का मास स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लूंगा बेटा बताओ, आर लिखूं कि आर प्लस एच लिखूं, रेडियस ऑफ अर्थ R plus H. मैम आर, क्योंकि हाँ क्योंकि R फाइनल plus H. ऊपर ले गए, उठा के ऊपर ले गए, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एच, माइनस का साइन लगाओगे, फिर एक और माइनस, चलो अभी इनिशियली, इनिशियली लिखोगे मैम, देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ, पार्टिकल का मास, सेंटर से कितनी दूरी है इसकी, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, इतना ही लिखोगे। तो ये बन गया माइनस जी मास ऑफ अर्थ एम अपॉन आर ई प्लस एच प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, यही आया, ये बन गया। Yes. इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, मैं कॉमन बाहर क्या ले लूं, देखो जी एम ई एम अपॉन आर ई बाहर ले लो, यहां क्या बच जाएगा, अच्छा आर ई इसको रहने दो, ये अंदर ये ले, तो यहां बचा 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच, यही बचेगा, है ना, ये बच जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी, देखो जी एम ई अपॉन, एक काम करते हैं, इसको बाइनोमियल्स में लिख लो, सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल्स में कैसे करेंगे, करते हैं ना, एलसीएम लेना इसका, आर ई इंटू आर ई प्लस एच, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे आर ई प्लस एच माइनस आर ई, करेक्ट, ये बाहर जी एम ई एम, आर ई से आर ई कट गया, क्या बचा, जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल, एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच, है ना। यहां से एक काम करो, एच बाहर निकाल लो, जी मास ऑफ अर्थ, यहां से मैंने आर ई कॉमन ले लिया, क्या बचा, एच अपॉन आर ई प्लस एच, यही बचा, एच को डिवाइड कर दो दोनों टर्म से, इसका ना कैलकुलेशन तो हैवी हो जाएगा। देखो इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। देखो कितना बनेगा इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा इसका कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आया
मास ऑफ पार्टिकल, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू एच। तो देखो ये m हो गया, ये बेटा ये क्या वैल्यू है, g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही मैंने क्या बताया था कि यही क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल वैल्यू है। अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, यही वैल्यू g है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आती है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यही क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये वैल्यू m g हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो ये याद रखना है, कितना आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, m g h। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को h हाइट ऊपर लेके जाओगे तो कितना वर्क लगेगा, mgh, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, mgh। ग्रेविटेशनल एनर्जी किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी स्मॉल g की वैल्यू, स्मॉल g किसके बराबर है, g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। यही तो फाइनल इनिशियल, देखो यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इनिशियल की वैल्यू रख दी। बीच में देयर आर सम कैलकुलेशन जिसमें बाइनोमियल वगैरह लगाते हैं, फिर ये रिजल्ट आता है, उस कैलकुलेशन को रहने दो, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर। हाँ जी, यस बोलो बेटा, बोलो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर किसी को भी हाइट h पे ऊपर लेके जाओगे तो आएगा mgh। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अभी देख लिया, किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही किसकी वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी, टाइम पीरियड। इससे पहले एक बार देख लो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वेरिएशन देख लो एक बार। एक पे तो आएगा भी नहीं, इस पे वेरिएशन ऑफ देख लो, हेडिंग है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये बताओ, जो अर्थ की ग्रेविटी है क्या ये हर पॉइंट पे सेम रहेगी, बताओ, क्या हर पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटी सेम रहेगी, मैम अलग अलग होगी, यस मैम। हाँ क्या होगी, अर्थ की जो ग्रेविटी है हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, ठीक है। तो सबसे इसके 3-4 केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला केस है एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट की वजह से। अगर तुम ऊपर जाना शुरू कर दोगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी कि घटेगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो अभी देखा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है इसका फॉर्मूला होगा GME अपॉन RE स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हो, अभी जो अभी केस लिया था कि पहले ये सरफेस पे था, हम इसको h हाइट ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ग्रेविटी के साथ क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो ग्रेविटी होगी h हाइट पे आप लिखोगे g मास ऑफ अर्थ। अगर कोई पार्टिकल ऊपर बैठा हुआ है A पॉइंट पे जो ऊपर है सरफेस से, इसके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगी RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू होगी। हम एक काम करते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लें बाहर, मैं इसमें से RE कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, RE का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी एट हाइट, अब जो ये वाली वैल्यू बाहर निकाली है GME बाय RE स्क्वायर, ये तो स्मॉल g के बराबर है। अब 1 प्लस h अपॉन RE को ऊपर ले जाओ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 में बदल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ग्रेविटी एट हाइट किसके बराबर आई, g इंटू 1, मैं इसको वो बाइनोमियली खोल दे रहे हैं, तो 1 माइनस 2h अपॉन RE। बट याद रखना ये बाइनोमियल तभी ओपन होता है कि पावर आगे ले लेते हो, ये बाइनोमियल का यूज किया है बेटा, ये तब होता है जब तुम्हारी हाइट की वैल्यू क्या होगी, रेडियस के टर्म्स में बहुत
स्मॉल होगी, ठीक है। व्हेन हाइट इज वेरी लेस देन आर, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हाइट का, g1 माइनस 2h बाई आर, g1 माइनस 2h बाई आर। तो ये सर्टेन कंडीशन में लगता है, इस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा, कंडीशनल है। अगर हाइट और आर कंपेरेबल हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, इफ h नियरली इक्वल्स टू r, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज मत करना, 1 माइनस 2h बाई आर को कंडीशनल है, कब लगा सकते हो, जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटी घटेगी कि बढ़ेगी, ग्रेविटी घटना घटेगी, ठीक है, घटना शुरू कर देती है। अब सेकंड केस आता है डेप्थ का, इफेक्ट विद डेप्थ। अब बताओ, अगर मैं अर्थ के सेंटर की तरफ जाना शुरू कर दूं तो ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, अब ये देखना है, बताओ। टुवार्ड द सेंटर ग्रेविटी घटना शुरू कर देगी कि बढ़ना शुरू कर देगी, बढ़ना नहीं, टुवार्ड्स द सेंटर पे ग्रेविटी घटना शुरू कर देगी, और सेंटर पे जाके ग्रेविटी क्या हो जाती है, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती जीरो। हाँ, सेंटर पे ग्रेविटी जाके खत्म हो जाती है, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल, देखो अब जो हमारा वेट है वो किसकी वजह से आता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मेरा जो अर्थ पर वेट आ रहा है वो सपोज करो mg आ रहा है। ये mg क्यों आ रहा होगा, मान लो मैं यहाँ पर सरफेस पर बैठी हुई हूँ, ये mg क्यों आ रहा होगा, मेरा मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब इस मास पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू अर्थ। तो कितना फोर्स लगेगा, g मास ऑफ अर्थ, इस पार्टिकल का मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही लगेगा, ठीक है। तो ये mg इक्वल्स टू, बेटा अब एक काम करो, जो ये अर्थ का मास है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ उसके टर्म्स में लिखो, डेंसिटी के टर्म्स में। हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना, देखो हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखो। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो मुझे मास चाहिए अर्थ का मास निकालना है, तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसका लोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, देखो g एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अर्थ का मास लिखोगे 4/3 पाई आर ई क्यूब, डेंसिटी एज इट इज, ये स्मॉल मास जो है ये यहाँ पर एज इट इज, अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो देखो क्या कट गया, इस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ यहाँ पे 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ g और डेंसिटी, और क्या बचा, मास ऑफ अर्थ। हाँ, तो मास ऑफ अर्थ से m काट दो, ठीक है। तो ये g बच गई, तो ग्रेविटी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई ग्रेविटी की, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ g डेंसिटी आ गया। अब मान लो हम इस बॉडी को उठा के अब सेंटर की तरफ ले जाते हैं, अभी तो ये सरफेस पे रखी थी, अब मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि ये कितनी दूरी पे है, d डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। मैंने इसको d डिस्टेंस अंदर रख दिया, सरफेस ऑफ अर्थ से d डिस्टेंस अंदर रख दिया। अब क्या होगा, अब ये तुम r की वैल्यू क्या लिखोगे, r क्या लिखोगे भाई, ये सेंटर से सेंटर तो पूरा r ही था, अब तुमने इस पार्टिकल को d डिस्टेंस नीचे लाके रख दिया, यानी यहाँ पर। अब ये रेडियस कितने लिखोगे, अब लिखोगे तुम g किसी डेप्थ पे 4/3 पाई, इस आर ई में से ये d डिस्टेंस माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हम सेंटर से ले रहे हैं ना बेटा, याद रखना ये वाली डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ली जाती है। तो अर्थ के सेंटर से जब वो सरफेस पे था तो रेडियस कंप्लीट थी, लेकिन अब उसको तुमने यहाँ लाके रख दिया d डिस्टेंस नीचे, तो r में से क्या घटाना पड़ेगा, d घटाना पड़ेगा। तो यहाँ रख दिया ये रो, डेंसिटी एज इट इज, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और मेरे पास ये इक्वेशन
1 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो g किसी डेप्थ पे अपॉन g इक्वल्स टू, ये पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, दिख ही रहा होगा, दिस कैंसिल आउट दिस, डेंसिटी इसको कैंसिल कर देगी, तो क्या बचेगा मेरे पास, कैपिटल जी, क्या कैपिटल जी, अच्छा हम यहाँ पे कैपिटल जी लिखना भूल गए थे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, यहां से बचा आर ई माइनस डी, और वहां से कितना बचा, वहां से बचा आर ई। तो देखो ग्रेविटी किसी डेप्थ पे इक्वल्स टू, इस जी को ऊपर ले जाओ, जी आर ई अपॉन आर ई करोगे 1 माइनस डी अपॉन आर ई, तो किसी डेप्थ पे ले जाओगे तो ये फॉर्मूला होगा ग्रेविटी का, जी 1 माइनस डी बाय आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, डी याद रखना, डी कहां से लिया गया है, डी इज फ्रॉम सरफेस, डी जो है बेटा ये सरफेस से डिस्टेंस है, ये याद रखना, डी इज फ्रॉम सरफेस, ठीक है। और ये कब लगा सकते हो, एनी टाइम, कभी भी लगा लो, एनी टाइम पॉसिबल, कोई कंडीशनल नहीं है इसकी। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। कभी भी अगर डेप्थ का क्वेश्चन आए तो इसे लगाने में कोई 10 बार नहीं सोचना, आराम से कभी भी किसी भी कंडीशन में लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें हाइट वाले में देखना पड़ेगा, इसमें अगर कंपैरेबल है तो ऊपर वाला लगाओगे, और अगर h छोटा है बहुत r के कंपैरिजन में तो हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर पे, सेंटर पे क्या हो जाएगी बेटा ग्रेविटी, सेंटर पे देखो d और r e बराबर हो जाएंगे, यहां लिखो एट सेंटर, क्या होगा एट सेंटर, d इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी ले आओगे तो ये देखो फॉर्मूले में जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ अर्थ, नीचे भी रेडियस ऑफ अर्थ, कैंसिल करके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो पूरी क्या होगी वैल्यू 0, तो डेप्थ इस पॉइंट पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या है बेटा 0 0 0 0 0, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, अब बात करते हैं हम पोल, और थोड़ा सा देखो यहाँ एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होगी या इक्वेटर पे। अब हमारी अर्थ क्या होती है, अरे रुक तो जाओ, हमारी अर्थ क्या होती है भाई, पोल पे से थोड़ी चपटी होती है और इक्वेटर से थोड़ी बल्ज आउट हो रही होती है, ये इस तरीके का शेप होता है ना, कि पोल पे से तो चपटी है, फ्लैट है, और इक्वेटर से थोड़ा सा बल्जिंग आउट हो रहा है, इस तरीके की शेप है अर्थ की, ठीक है। तो अब बताओ, अब ये वाली एक तो ये रेडियस हुई जो इक्वेटर होगा, ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, ये इक्वेटर्स होंगे, तो ये हुई रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये ऊपर वाली बनेगी रेडियस ऑफ पोल। जी का फॉर्मूला है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो मुझे बताओ पोल वाली रेडियस ज्यादा है कि अर्थ की रेडियस ज्यादा है, तो बेटा यहां पे लिखोगे इक्वेटोरियल, भी मैंने क्या बताया है कि अर्थ जो है इक्वेटर से कैसी है, बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ निकल रही है ज्यादा, तो इक्वेटोरियल डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोल। तो बेटा अगर इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी कम, ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे पोल पर रेडियस, सॉरी पोल पर जो ग्रेविटी है एज कंपेयर टू इक्वेटर क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पोल पे क्या होगी ग्रेविटी, पोल पे ग्रेविटी क्या है कम होगी, ज्यादा है, कम नहीं है, पोल पर तुम्हारी डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, ज्यादा है, हाँ ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने अब पोल और इक्वेटर का देख लिया। अब बात आती है रोटेशन की, देखो अब तुम्हारी अर्थ रोटेट भी तो करती है, अब उस रोटेशन की वजह से भी क्या आता है ग्रेविटेशनल वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है, ओमेगा की वजह से, कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि देयर
शुड बी सम चेंज इन द नेट फोर्स, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है ना किसी भी मास पे, मान लो किसी मास को आप बहुत ऊंचाई पे गिर रहे हो, बहुत हाइट से गिर रहे हो, तो अब हमारे पास क्या है, अर्थ का रिवॉल्यूशन है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो उस मास पार्टिकल पे जो फोर्स है ना, जो सर्कुलर मोशन में है अर्थ की वजह से, जिसे कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर का फोर्स है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, उस मास पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा ना वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब अगर नेट फोर्स चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी। और कितने से चेंज होती है वो तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला नोट करो, यहाँ पर नोट करा देते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर नोट करो, ड्यू टू रोटेशन, एट इक्वेटर एट पोल वैल्यूज चेंज हो जाती है। लिखो, ड्यू टू रोटेशन जी डैश इक्वल्स टू जी, ठीक है, 1 माइनस आर बाय ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। शायद जी अंदर आ रहा है, जी को अंदर, ये 1 माइनस आर बाय ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब पोल्स पे देखो, पोल्स की बात करूंगी तो पोल्स पे ये थीटा किसके बराबर हो जाता है, 8 पोल्स, 8 पोल्स। अब ये थीटा किसका एंगल है, देखो ये थीटा वो एंगल है जिसको कहां से लिया गया है, इक्वेटर से। मान लो ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा इक्वेटर है। अब कोई पार्टिकल यहां से आ रहा है तो हम सेंटर से ये एंगल लेंगे और मेजर कहां से करेंगे, रेफरेंस क्या रहेगा, ये इक्वेटोरियल रेडियस, तो ये वाला एंगल थीटा कहलाया जाएगा। तो एंगल को मेजर कहां से कर रहे हैं हम, इक्वेटर से। तो पोल पे बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पोल और ये इक्वेटर, एंगल 90 डिग्री। एट पोल पे थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो अगर कॉस 90 डिग्री हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर। तो यानी जी डैश किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर एट पोल्स, ठीक है। अब एट इक्वेटर, इक्वेटर पे एंगल कितना हो जाएगा, जब इक्वेटर से ही मेजर कर रहे हो तो 0 डिग्री। भाई मेजर इक्वेटर से कर रहे हो, देखो ये तुम्हारा इक्वेटर होगा, ठीक है, ये और ये है मेरा पोल। अब मैं कोई भी एंगल जो मेजर करूंगी इस रेडियस से करूंगी, इक्वेटर वाली से। तो सपोज कोई पार्टिकल यहाँ है तो ये एंगल थीटा होगा। अब कोई पार्टिकल ऑलरेडी इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे ये एंगल कितना हो जाएगा, सेल्फ से सेल्फ 0 डिग्री का। अगर कॉस 0 डिग्री हो गई तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी माइनस इक्वेटर पे जी आर बाय, यानी इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा ओमेगा क्या है, तुम्हारी स्पीड, हाँ, जो जिस ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से आपकी अर्थ रोटेट कर रही है वो ये ओमेगा है, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा जो वो फील हो रही है ये ओमेगा स्क्वायर इज इन मल्टीप्लाई, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ग्रेविटी का पोल पे मतलब तुम्हारा इस एंगुलर मोशन का तुम्हारे पोल की ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, विल रिमेन सेम, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे इक्वेटर पे। कितने टाइम्स घट गई, आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ग्रेविटी कितने से घट गई, आर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स घट गई, ठीक है। तो पोल पे ग्रेविटी दोनों कंडीशन में 0 है, एक तो कम है, एक तो रेडियस की वजह से कम है इक्वेटर पे, दूसरा ओमेगा वाले की वजह से कम है। तो इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं वहां पर उन्हें सबसे कम ग्रेविटी फील होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यस मैम। Yes, ma'am.
यस मैम। तो ये फिर आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? देखो, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको अगर अर्थ से बाहर ले जाने के लिए किसी पार्टिकल को मुझे कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, है ना। देखो, हर किस एक ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है, फिलहाल के लिए तुम जो समझ रहे हो एक फोर्स है कि अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर जाएगा तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगी ड्यू टू इट्स हैवी मास, अपने आप उसको अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन देखो, ये है तो एक फोर्स ही, अगर किसी पार्टिकल के पास इतना ज्यादा मोमेंटम है, वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी लेके आ रहा है कि वो क्या कर सके, उस फोर्स को क्रॉस करके जा सके, तो वही वेलोसिटी क्या बन जाती है? एस, हाँ जी बोलो। यस, किसी ने हैंड रेज किया था? हाँ जी, तो क्या बताया था हमने कि एस्केप वेलोसिटी की मतलब उस ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी चाहिएगी। अब किसी पार्टिकल के पास, देखो अगर रॉकेट्स हैं, अगर इतनी अर्थ के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती तो रॉकेट कभी ऊपर ही नहीं जा पाता, है ना। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस किया जा सकता है अगर किसी पार्टिकल के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी रहेगी। तो उस वेलोसिटी से उस पार्टिकल, उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करा जा सकता है। तो एक बार बताओ, क्या हर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल वैल्यू अलग होगी? हर पार्टिकल की, भाई हर किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल वैल्यू अलग है ना। जैसे मून पे तुम्हारी ग्रेविटी जो है अर्थ से 1/6 हो जाती है ना, 1/6 हो जाती है। तो अर्थ पे ज्यादा है, मून पर मून पर क्या है, ग्रेविटी कम है। ऐसे ही कोई और प्लेनेट होगा जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो जिस प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी मतलब उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। यानी जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो किसी भी पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए उस फील्ड से बहुत ज्यादा वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे तुमने सुना होगा कि ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल्स में क्या होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, सुना है ना कि ब्लैक होल के पास इतनी ग्रेविटी है कि अगर कोई लाइट भी होगी तो भी उसकी ग्रेविटी को क्रॉस करके नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। बट क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ ट्रेवल कर सकता है? स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ ट्रेवल कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। कुछ चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यही है कि हर एक प्लेनेट का, हर एक स्टार का एक एस्केप वेलोसिटी होता है कि अगर मुझे उसकी ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करना है तो इतनी वेलोसिटी चाहिए। अर्थ पे वो है 11 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल तुम 11 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और वहीं पर मैं ब्लैक होल की बात करूं तो वो ग्रेविटेशनल क्या है, वो एस्केप वेलोसिटी अर्थ स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ से भी कहीं ज्यादा है। तो यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट यानी खुद लाइट जाएगी तो लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए ब्लैक होल की ग्रेविटी इसलिए बहुत ज्यादा बताई जाती है। समझ गए अब? एस्केप वेलोसिटी कुछ समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जब हम कभी भी वेलोसिटी, इस चैप्टर में वेलोसिटीज का डिस्कशन करेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है जरा बताओ, पुराने चैप्टर्स में पढ़ के आए हो। वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया था। Yes, ma'am. हाँ बताओ। Work equal to change in kinetic Energy energy. can energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. एक सेकेंड रुकना। हाँ,
ठीक है, एक वर्क पावर एनर्जी के टर्म्स में बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या फॉर्मूला लगाते थे कि इनिशियल टोटल एनर्जी जो रहेगी फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर रहेगी, है ना। इनिशियल टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल टोटल total एनर्जी। energy. ओके, अब इसको कब लगा सकते हो, जब कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव ना हो, ठीक है, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो इसको लगा सकते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल कैसा फील्ड है, सॉरी कंजर्वेटिव कह रही हूँ, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। देखो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। कब लगा सकते हैं, व्हेन नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है पार्टिकल पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन टाइप फोर्स, अगर फ्रिक्शन टाइप फोर्स एब्सेंट है तो क्या लगाया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। भाई ग्रेविटेशनल कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल इज कंजर्वेटिव फोर्स। सी दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कैसे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, देखो मान लो मेरे पास ये मेरी अर्थ है, इनिशियली पार्टिकल तुमने कहां से प्रोजेक्ट किया है, भाई अर्थ की सरफेस से ही करोगे, अर्थ की सरफेस से ही तो करोगे, किसी भी पार्टिकल को अगर थ्रो करोगे तो। सपोज तुमने किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से थ्रो किया है, अब इस पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, इस पार्टिकल को तुमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, इस पार्टिकल का मास मान लो स्मॉल m है, फाइनली मुझे बताओ पार्टिकल कहां चला जाएगा, फाइनली पार्टिकल कहां चला जाएगा बेटा, अर्थ की सरफेस को तो क्रॉस कर जाएगा, अर्थ की जो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो स्पेस है, उसको क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। फाइनली कहां जाएगा बताओ, फाइनली पार्टिकल क्या होगा, कभी ना कभी तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, भाई कभी ना कभी तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। तो मान लो पार्टिकल कहीं इस स्पेस में चला गया जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0. बोलो। फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो जीरो हो गई, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, स्पेस में तो कोई किसी भी प्लैनेट या एस्टेरॉइड के पास कुछ होता नहीं है, फिर वो कैसे घूमते रहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो वो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं। फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, और देखो फाइनली पार्टिकल पता नहीं कहाँ जाके रुका है, वो मुझे नहीं पता, बट हम अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। कैसे, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। क्या, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पार्टिकल के पास, देखो -g मास ऑफ अर्थ, पार्टिकल का मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इतना ही है इनिशियली। भाई फॉर्मूला यही था ना पोटेंशियल एनर्जी का, -g m1 m2 by r। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी हाफ पार्टिकल का मास स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी मान लो तुमने v दी है, v²। फाइनली पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल कभी ना कभी तो जाके रुकेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन, देखो मैं मान लेती हूँ कि पार्टिकल कहीं r दूरी पर जाके अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई होगी, तो वो डिस्टेंस में मान लेती हूँ r, बट वो r मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर r बहुत बड़ा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं r टेंड्स टू इन्फिनिटी मान लूं कि पार्टिकल कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या हुआ है, वेलोसिटी जीरो हुई है, ठीक है, मान सकते हैं। Yes, ma'am. क्या माना है कि पार्टिकल जो है कहीं इन्फिनिटी पे जाके रुका होगा, और इन्फिनिटी पे यानी r की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी, तो r अगर इन्फिनिटी हुआ तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो, Yes, जीरो ma'am. ना। तो -g मास ऑफ अर्थ अपॉन m r e इक्वल्स टू -12 m
v स्क्वायर। इस m से ये m चला गया, तो यहां से देखो ये वेलोसिटी जो निकल के आई, ये माइनस से माइनस कट गया, वेलोसिटी जो निकल के आई 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इसका होल स्क्वायर। ये आई वैल्यू। यही क्या है, यही क्या है, एस्केप वेलोसिटी, v एस्केप 2 मल्टीप्लाई जी एम ई अपॉन आर ई, यही एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये याद रखना। ठीक है, अगर किसी भी प्लेनेट की पूछी जाए, किसी भी प्लेनेट के लिए पूछी जाए, तो ऐसे ही एनर्जी को कंजर्व करेंगे। इनिशियली फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, पोटेंशियल एनर्जी R टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। बात समझ में आ गई? अर्थ के लिए क्या है, फॉर अर्थ 11 मीटर, एग्जैक्ट लिख लो 11.2 किलोमीटर है बेटा। देख रहे हो कितनी ज्यादा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक बार बताओ, एस्केप वेलोसिटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? क्या पार्टिकल के मास पर डिपेंड कर रही है एस्केप वेलोसिटी? ये कितना हैवी पार्टिकल फेंक रहे हो, कितना छोटा पतला मोटा, उस चीज पर डिपेंड कर रही है? नो मैम। नहीं कर रही है ना। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं आया ना पार्टिकल का मास। देखो पार्टिकल का मास स्मॉल m था, बट फॉर्मूले में आया ही नहीं। तो पार्टिकल एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड, है ना बेटा? बोलो करेक्ट। दूसरा किस पे डिपेंड नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। बात समझ में आ गई कि आप कितने एंगल पे फेंक रहे हो, कितने डिग्री से फेंक रहे हो, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के भी इंडिपेंडेंट है ना। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मुझे वेलोसिटी से मतलब है कि टोटल वेलोसिटी कितनी दी है, कितने एंगल से फेंक रहे हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा। टोटल वेलोसिटी कितनी, मान लो तुमने अपने पार्टिकल को ऐसे टेढ़ा फेंकने की कोशिश करी, तो भाई टेढ़ा फेंकोगे तो कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा रखोगे सपोज करो, तो उसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक्स में भी और वाई में भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या देखना है, हमें क्या देखना है, ये वाली टोटल वेलोसिटी v। बात समझ में आ गई, ये टोटल वेलोसिटी v है। और बताओ और किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? मैम पाथ पे। बस इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस किस पे चेक करेगी? डिपेंड्स अपॉन, बताओ प्लेनेट के मास पे करेगी क्या? यस मैम। प्लेनेट की रेडियस पे करेगी क्या? यस मैम। यस मैम। एंड साइज ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट का साइज, मास, रेडियस, इन चीजों पे डिपेंड करेगी। सेकंड, मुझे बताओ क्या अगर मैं इस पार्टिकल को अर्थ की सरफेस की जगह, बात ध्यान से सुनो, सरफेस की जगह किसी h हाइट से फेंकती, तो क्या डिपेंड, तो क्या एस्केप वेलोसिटी चेंज हो जाती? बोलो यस भाई। मैम। अगर मैं डिस्टेंस चेंज कर देती, रेडियस मान लो यहाँ की जगह यहाँ से फेंकती किसी पार्टिकल को वी आई वेलोसिटी के साथ, तो बेटा ये आर ई प्लस एच करना पड़ता ना फिर। तो यानी कितनी हाइट से फेंक रहे हो ये डिपेंड करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई है और वो हाइट पे ही डिपेंड करती है, मतलब डिस्टेंस पे, कहां से फेंक रहे हो। तो कहां क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, करेक्ट, फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। बोलो समझ आ गया कि हमने कहां से पार्टिकल को फेंका है उस चीज पर डिपेंड करेगी। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। तो ये था आज का। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एस्केप वेलोसिटी और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू डिफरेंट प्लेस, यानी एल्टीट्यूड पे और पोल पे
और डेप्थ पे क्या होगा, रोटेशन की वजह से क्या चेंज आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही तुम्हारे एग्जाम जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, -gmm/r, ठीक है। और जो ये इक्वेशन लिखवाई थी ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होगा, देखो ये वाली, ये याद रखना। हेलो, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज की क्लास में किसी को डाउट है? No, ma'am. एक सेकंड, इसको सेव कर दूं। ओके देन एवरीवन, बाय बच्चों। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am.